इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तालिबान ने आम माफी का ऐलान किया है। तालिबान ने सरकारी मुलाजमीन से काम पर वापस लौटने की अपील की है। इससे कबल भी तालिबान ने नुकसान नहीं पहुंचाने की बात कही थी। काफी बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं अफगान तालिबान के हवाले से। तालिबान ने आम माफी का ऐलान किया है। तालिबान ने सरकारी मुलाजमीन से काम पर वापस लौटने की अपील की है। वहीं से कबल भी तालिबान ने नुकसान नहीं पहुंचाने की बात कही थी। लोगों को में ये डर था कि जो सरकारी मुलाजमीन है या इससे पहले जो सरकार के लिए काम कर चुके हैं, कहीं उनके लिए इंतकामी कार्रवाई न ली जाए। लेकिन तालिबान का ऐलान कि सरकारी मुलाजमीन काम पर वापस लौट आए। और इससे पहले भी तालिबान ने कहा था कि कोई नुकसान नहीं किसी को पहुंचाया जाएगा, किसी प्रॉपर्टी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो काफी अहम खबर ये। तालिबान कोशिश कर रहा है कि अफगान लोगों का भरोसा जीता जाए। ऐसे में आम माफी का ऐलान किया गया है और सरकारी मुलाजमीन से काम पर वापस लौटने की अपील की जा रही है। काबुल के एक बाशिंदे को उम्मीद है कि तालिबान लोगों के खदशात को दूर कर सकते हैं, मौजूदा में जिंदगी को मामूल पर लाने में मदद कर सकते हैं और अफगानिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए तब्दीलियां ला सकते हैं। अफगान दारुल हुकूमत काबुल के इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानें बंद है, लोग घरों में ठहरे हुए हैं और तालिबान ने शहर के हर कोने में चौकियां बना रखी हैं और वहां से गुजरने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। तालिबान ने यकीन दहानी कराई है कि काबुल में तमाम सिफारती मिशन और गैर मुल्की शहरियों को किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। अफगानिस्तान اوسنۍ حالت ډېر د تشویش وړ ده، ولې ټول ملت د افغانستان ملت تشویش کې دي چې راتلونکي به څه کېږي. زموږ د طالبانو څخه په ډېر درنښت غوښتنه دا ده چې د طالبانو څخه هم دا غوښتنه ده خپل هغه تېر دورې نیمګړتیاوې باید عملونه کړي، باید هغه لرې کړي. مثلا پخوا به طالبانو نجونو ته اجازه نه ورکول چې مکاتبو ته لاړ شي تعلیم وکړي. باید دغه شیونه هاخوا کې د افغانستان د بهبود لپاره کار وکړي. अफगानिस्तान में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तान की मरकजी वजारत दाखिला ने वीज़ा की एक नई किस्म का ऐलान किया है ताकि वो अफगानों की दरख्वास्तों को तेज़ी से ट्रैक कर सके जो अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हिंदुस्तान आना चाहते हैं। वजारत दाखिला ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र वीज़ा की फराहमी का जायजा लिया है। वजारत दाखिला के मुताबिक ई वीज़ा हासिल करने के लिए मजहब की बंदिश नहीं होगी। ये ई वीज़ा 6 महीनों के लिए होगा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान से इनखला के अपने फैसले को दुरुस्त करार देते हुए तालिबान को इंतबाह दिया है कि अगर तालिबान अमरीकी शहरियों के इनखला की फौजी कार्रवाई में मुदाखलत करता है तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अमरीका ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के लिए शराइत रखी हैं। अमरीका ने अफगानिस्तान में एक ऐसी नई हुकूमत का मुतालबा किया है जो इंसानी हकूक बशमूल खवातीन के हकूक का एहतराम करे। हिंदुस्तानी फजाइये का तैयारा काबुल से 120 एहलकारों को लेकर गुजरात के जामनगर पहुंचा। उनमें आईटीबीपी के 100 जवान शामिल हैं। ये जवान अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के सफारत खाने की सिक्योरिटी में तैनात थे। हिंदुस्तान वापसी पर इन जवानों के चेहरों पर एक खास खुशी देखने को मिली। जामनगर में ईंधन भरवाने के बाद एयरफोर्स का C-17 खुसूसी तैयारा दिल्ली के हिंडन एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। वहीं दिल्ली में हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने आईटीबीपी के तर्जुमान से बात किया, ये देखते हैं। अफगानिस्तान में पिछले कुछ दिनों के अंदर में जिस तरह से हालात बने उसी वजह से वहां पर तकरीबन 100 से ज़्यादा आईटीबीपी के जवान भी वहां पे फंस गए। लेकिन अब वहां किस तरह से उन्हें वहां से निकाला जा रहा है और काफ़ी जवानों को अभी तक भारत भी लाया जा चुका है, इस मामले में समझते हैं आईटीबीपी के प्रवक्ता विवेक पांडे जी हमारे साथ में हैं। सर, मैं समझना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि अभी क्या स्टेटस है, किस तरह से भारतीय जवानों को, आईटीबीपी के जवानों को वहाँ से रेस्क्यू कराया गया, वहाँ से लाया जा रहा है? देखिए, आईटीबीपी वहाँ पर 2002 से वहाँ पर डिप्लॉयड रही है और जो हमारी एम्बेसी है वहाँ और जो कॉन्सुलेट्स थे उसकी सुरक्षा कर रही है। और अभी भी आज जो निर्णय हुआ है
विदेश मंत्रालय का, जिसमें ये कहा गया कि उस एम्बेसी को भी थोड़े दिनों के लिए जो भी है बंद किया जा रहा है। उसके बाद हमारे जो जवान थे उन लोगों ने डिप्लोमेट्स को लेकर के एक सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ से वापस आने का जो एक प्रोग्राम था वो आज पूरा होने जा रहा है। और हमारे 100 से भी ज़्यादा जो कमांडोज थे वो काबुल से वापस आ रहे हैं। अभी वो गुजरात पहुँच गए हैं थोड़ी देर पहले, और उसके बाद वापस आ जाएंगे। जो स्थितियां हैं वो वहाँ पर आप सब देख रहे होंगे, जिस तरह से वोलेटाइल हुई हैं, उसके बाद से ये निर्णय किया गया था कि उसको पूरे जो हमारा जो मिशन है उसको वहाँ पर फ़िलहाल के लिए बंद किया जाएगा। तो हमारा जो रोल है, हमारा जो दायित्व है आईटीबीपी का, उनको सिक्योरिटी देना हम लगातार दे रहे थे, और उसी क्रम में उनको सुरक्षा प्रदान करते हुए वापस लाने की भी कार्रवाई अभी की जा रही है। तो इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि जब बाद में वहाँ पे शांति बहाल होगी, जब तमाम जो औपचारिकताएं हैं पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद में फिर से वापस में आईटीबीपी के जवान को भेजा जा सकता है। वो अभी मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी कह पाना। ये निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा, और जो भी हमको टास्क दिया जाएगा उसको हम भली भांति पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है तो हम हमेशा तैयार हैं उसके लिए। फिलहाल ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण था जिसको कि आज पूरा करने का पूरा प्रयास किया गया, और सही सलामत हमारे जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है और जवान है वो वापस आ रहे हैं। शुक्रिया सर। आईटीबीपी के जवानों की अगर बात करें तो पिछले कई सालों से वहाँ पर अफगानिस्तान में वहाँ की दूतावास और जो दूतावास में जो कार्यरत अधिकारी हैं उसकी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा उनके हाथ में है, और बेहद अच्छे तरीके से बाकायदा उन तमाम जवानों को लाया जा रहा है दिल्ली। हालांकि दिल्ली लाने से पहले जामनगर से वो सीधे हिंडन एयरवेज पहुंचेंगे, और हिंडन एयरवेज के बाद उसके बाद फिर आईटीबीपी अपने दूसरे स्थानों पर लेके जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट नगेंद्र के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है उसके बाद दिल्ली में रहने वाले अफगान खानदानों की तशवीश बढ़ गई है। अफगान में मौजूद अपने रिश्तेदारों के लिए ये लोग फिक्रमंद है। उनका कहना है कि अफगानिस्तान में हालात खराब है, इसलिए वो लोग डरे हुए हैं। दिल्ली में अफगानिस्तान सफारत खाने के बाहर परेशान खानदान से बात की हमारे नुमाइंदा रचना ने। जिस तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, भारत में रहने वाले कुछ अफगानिस्तानी परिवार हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनकी चिंताएं किस तरीके की है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या नाम है आपका, आप कब से रहते हैं यहाँ पर? मेरा नाम नवीद, मैं लोग अफगानी लोग हैं, 4 साल हो गए कि मैं दिल्ली रहती हूँ। बताइए कि जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, वहाँ आपकी फैमिली होगी, किसी से बात हुई, किस तरीके के हालात है वहाँ पर? उधर कि मैं एक हफ़्ता को मतलब पूरा एक हफ़्ता हो गया कि सब देश में तालिबान कब्जा करना, और उधर सब फैमिली में रहते हो, मतलब मामा, नाना, बाबा और सिस्टर में उधर रहते हो। और वो उसके में बात करना, और न्यूज़ में देखते, चैनल यूट्यूब में देखा होंगे, सब हालत ख़राब है उधर। बिल्कुल। क्या चिंता हो रही है, क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारे आपके परिवार के लोग वहाँ पर हैं, किस तरीके की चिंताएं हैं? चिंता सारी, क्या टेंशन हो रही है? टेंशन है कि तालिबान सब कब्ज़ो करना, देश मेरा हालत ख़राब करना, काम नहीं है, काम सब बंद करना। और मतलब अगर मैं ये स्टाइल, अगर उधर मैं बाहर घर से बाहर निकालूंगा उसके बाद मेरा मर गया, तो ये सब टेंशन है। आप यहाँ पर कब से रहते हैं और आपका वीज़ा कब तक का है? क्या एक्सटेंड के लिए आपको भी कहीं जाना पड़ा? हमारा वीज़ा तो 1 महीना रह गया बस। तो 1 महीने का रह गया है, और जिस तरीके के हालात इस वक्त अफ़गानिस्तान में हैं, जो हो रहा है, आपने देखा होगा, सुना होगा कि वहाँ पर किसी से बात हुई फैमिली में, क्या कह रहे हैं वो लोग? ख़राब हालत है, बहुत बुरा हालत है। कुंदस पे माया उधर बहुत बुरा हालत है, बहुत ख़राब है। क्या चिंता हो रही है आपको जब बात कर रहे हैं, बता रहे हैं? पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, उधर नहीं मिलता है। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? मैं 4 साल पहले। तो अब जो चीज़ें, हालात दिख रहे हैं, हाँ। कितनी टेंशन हो रही है, क्या चिंता हो रही है? टेंशन खोत मत बोलो, सब मेरी इधर भी 4 दिन है कि मेरी बहुत हालत ख़राब है। असलन मालूम नहीं कि मैं क्या नहीं किया, सब बहुत इतना दर्द, सब प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे आपके कुछ लोग रहते हैं, फैमिली रहती है अफगानिस्तान में? बहुत बात हुई आप लोगों की, क्या कह रहे बोलो? बात क्या हो, हालत इतना ख़राब है, मालूम नहीं है। मेरी लैंग्वेज एक बात है, बहुत क्या बोलूँ, मेरी टेंशन। बिल्कुल, हमारी कुछ महिलाओं से भी, लेडीज़ से भी बात हुई थी, सबसे ज़्यादा स्पेशली जो विमेंस हैं, उनके लिए वहाँ पर हालत बहुत ख़राब हो गए हैं। बहुत ख़राब किया सब। मेरी गवर्नमेंट
सब पीपल से धोखा किया, भाग गया और पीपल बहुत रास्ता गुम हुआ, मालूम नहीं क्या किया। तालिबान बहुत जुल्म किया, हर आदमी से गवर्नमेंट से काम किया, सब मारूंगी। बिल्कुल। अच्छा, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से धोखा किया, क्या अब आपने सोचा वापस जाएंगे अफगानिस्तान? अगर हालात ठीक हुआ क्यों नहीं, मेरी मुल्क है, मेरी देश है। तो आपका वीज़ा भी है कि एक्सटेंड करवाना है? मेरी वीज़ा भी ख़त्म है, मैं इधर भी रिफ्यूजी है, यूनिसिया रिफ्यूजी। तो आपको कार्ड मिल गया, ब्लू कार्ड? ब्लू कार्ड तैयार। तो यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान से रहने वाले परिवार हैं, लोग हैं, उनकी चिंता ये है कि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में अफ़गानिस्तान का डेवलपमेंट हुआ था, वो तालिबान के अटैक के बाद एक तरीके से पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और सबसे बड़ी चिंता उनकी ये है कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके वीज़ा ख़त्म होने वाले हैं और वीज़ा कैसे एक्सटेंड होंगे। और जब तक अफ़गानिस्तान के हालात ठीक नहीं होते, उनका कहना है कि वो अभी फ़िलहाल अफ़गानिस्तान नहीं जाना चाहते। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। हालांकि ग्रुप का ऐलान पहले आईसीसी ने कर दिया था। भारत ग्रुप 2 में है, जहां लीग राउंड में उसका मुकाबला पाकिस्तान, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड से होना है। 24 अक्टूबर को पाकिस्तान से हिंदुस्तान भिड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप दुबई और ओमान में खेला जाना है। वाज़ेह हो कि पहले T20 वर्ल्ड कप भारत में खेला जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से दुबई मुंतकिल कर दिया गया। बता दें कि इस बार कुल 16 टीमें हैं। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले 8 ममालिक का क्वालिफाइंग टूर्नामेंट होगा, जो 23 सितंबर से शुरू किया जाएगा। इसमें श्रीलंका, बांग्लादेश और आयरलैंड की टीमें भी शामिल हैं। हमारे नुमाइंदे उमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, T20 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जी देखिए, बिल्कुल। और जिस मुकाबले की पूरी दुनिया के जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको इंतजार रहता है, इससे बड़ा मुकाबला कोई हो नहीं सकता भारत और पाकिस्तान का। और एक तरह से ये कहें कि इस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल ही एक तरह से इसको माना जाए तो कोई गलत नहीं होगा। और अंदाजे जो लगाए जाने शुरू करते हैं, जिस तरह से अब कहते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान की बात हो और उस मुकाबले की बात हो, आप सोचिए कि क्रिकेट का लेवल और वो देखने वालों का तो जोश अलग होगा ही होगा, लेकिन एक जो लेवल क्रिकेट का हो वो इतना ऊपर चला जाता है। और हर प्रेमी, हर क्रिकेटर्स या एक्स क्रिकेटर्स की बात हो, अपने अपने तकाजे लगाने शुरू करते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन बड़ा कोविड की अगर बात करें, पिछले 2-2.5 साल की बात करें, क्रिकेट के बड़े मुकाबले की बात करें, या अभी ओलंपिक खत्म हुआ है उसकी बात करें, ओलंपिक में भी अगर मैं बात करूं तो नीरज चोपड़ा के साथ पाकिस्तानी जो जैवलिन थ्रोअर थे उनका मुकाबला सा थोड़ा सा देखने को मिला। वो भी एक रोचक लगता है कि जब भारत पाकिस्तान आमने सामने हो किसी भी मैदान में। लेकिन क्रिकेट की बात करें तो उससे बड़ा मुकाबला नहीं। और भारतीय टीम अगर यहाँ बात करूं, क्योंकि 4 मैच खेल रहे हैं इस मैदान में और सुपर जो लीग है ये एक तरह से ग्रुप शुरू होगा जी। पहला, इससे पहले भी अगर बात करूं तो भारतीय टीम T20 मुकाबला जीत चुकी है। और वर्ल्ड कप में, क्योंकि जो पहला इससे पहले पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, उसमें भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी। तो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट अलग होता है, लेकिन हर मुकाबला नया होता है। कोहली की टीम इस समय इंग्लैंड के दौरे पर है और उसके बाद पाकिस्तान की टीम भी हालांकि खेल रही है वेस्ट इंडीज के साथ। तो तैयारियां परखी जाएंगी, एक दूसरे को परखने का जो अंदाज होगा वो हमेशा की तरह एक हाई प्रोफाइल, हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में। क्योंकि एक अहम इसमें और मैं अगर ऐड करना चाहूं कि कोविड के बाद की जिस तरह से दोनों टीमें हालांकि तैयारियां अपने अपने लेवल पर कर रही हैं, खेल रही हैं बाहर भी, लेकिन T20 क्योंकि देखिए 20 ओवर की 3 घंटे की गेम है, 7:30 बजे मुकाबला शुरू होगा। दिल थाम देने वाला मुकाबला होता है और उम्मीद की जा रही है कि वाकई ऐसा ही सुपर संडे साबित हो। जी बिल्कुल उमेश, क्रिकेट से ही जो है मुल्क में फेस्टिव माहौल पैदा हो जाता है और ख़ासतौर से जब मुकाबला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हो तो लेवल अलग ही रहता है। उमेश, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते, दिल्ली कैंट में मुबैना इस्मत रेजी और कत्ल का मामला, इस हवाले से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट जमा करने को कहा है। अगली समाअत पर स्टेटस रिपोर्ट जमा करने की हिदायत दी गई है। महलूक बच्ची के सरपरस्तों ने मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पूरा मामला दिल्ली कैंट में
मुबैना इस्मत रेजी और कत्ल का, और जिस तरह से बच्ची के आखिरी रसूमात वालिदैन की इजाज़त के बिना अंजाम दिए गए थे, उसके बाद पुलिस के किरदार पर भी सवाल कई उठे थे और इस पूरे मामले को लेकर के सियासत भी बहुत देखने को मिली। बहरहाल तहक़ीक़ात जारी है। इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट जमा करने को कहा है। अगली समाअत पर दिल्ली पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट जमा करनी होगी। आगे बढ़ते हैं। मुबैना जासूसी पेगासस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को नोटिस जारी किया है। वाज़ेह हो कि मरकज ने कल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। 2 सफ़हात पर हलफनामे में हुकूमत पर आए तमाम इल्जामात की तरदीद की गई थी। सुष्मिता देव मीडिया से खिताब करिए, सीधा रुख करते हैं। वेस्ट बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री महोदया ममता दीदी के पास गए, उनका आशीर्वाद लिया, उन्होंने मेरी मेंबरशिप को ग्रहण किया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा रिश्ता 30 साल का था कांग्रेस से, और उसके बारे में मेरी क्या टिप्पणी है, मैंने अपने इस्तीफे का जो चिट्ठी है उसमें लिखा, और मुझे बहुत मौका दिया कांग्रेस पार्टी ने। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस अध्यक्षा के हिसाब से हो, सांसद के हिसाब से हो, NSUI से, डूसू के टाइम से कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत सारा काम करने का मौका दिया, और मेरा ये मानना है जब भी जो जिम्मेदारी उन्होंने दी मैंने उसको पूरा निभाया, और अगर कोई कमी रही हो उसके लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि कांग्रेस प्रेसिडेंट मुझे माफ करेंगे। और ममता दी के साथ मेरा नाता सिर्फ राजनीतिक नहीं है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल मीडिया से खिताब कर रहे हैं, रुख करते हैं सीधा। आपदा आई थी, केदारनाथ को काफी क्षति हुई थी। एक बार तो ऐसे लग रहा था जैसे कैसे इसको ठीक किया जाएगा। तब इस शख्स ने अपनी टीम के साथ मिलकर केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया था, केदारनाथ को ठीक किया था। इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया था। मिशन उत्तराखंड के तहत अरविंद केजरीवाल मीडिया से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते, भोपाल गैस मुतासरा बेवा खवातीन ने 21 माह से रुकी हुई पेंशन को जारी करने के मुतालबे को लेकर भोपाल में कफन ओढ़कर एहतजाज किया। गैस मुतासरा बेवा खवातीन का इल्जाम है कि वज़ीर आला के ऐलान और काबिना की मंजूरी के बावजूद भी उन्हें 21 माह से पेंशन जारी नहीं की गई है। वाज़ेह रहे कि न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद हुकूमत ने 13 जुलाई को काबिना में गैस मुतासरा बेवा खवातीन को ताहयात 1000 माहाना पेंशन जारी करने का फैसला किया था, और फिर बेवा पेंशन पर 10 अगस्त को असेंबली में 5 करोड़ 40 लाख के बजट को मंजूरी दी जा चुकी है। इसके बावजूद उन्हें पेंशन जारी नहीं की गई है। गैस पीड़ित विधवा महिलाओं ने आज यहाँ पर अपने निवास पर जिंदा लाश बनकर कफन ओढ़कर प्रदर्शन किया है, सरकार को बताने के लिए कि जो 21 महीने से पेंशन बंद है, सरकार ने गवर्नमेंट ने इनको जिंदा लाश बना दिया है। आज ये दाने दाने पर मोहताज हैं। बार बार गवर्नमेंट घोषणा करती है कि पेंशन चालू कर दी जाएगी, कैबिनेट में पास हो गया, 5 करोड़ 40 लाख का बजट विधानसभा में पास हो गया, इसके बाद भी अभी तक गैस पीड़ित विधवाओं के बैंक खातों में पेंशन नहीं आई। इसी को लेकर आज यहाँ पर जिंदा लाश बनकर कफन ओढ़कर प्रदर्शन किया जा। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके। मेहताब आलम, बजट को मंजूरी मिल गई, काबिना ने मंजूरी दे दी, उसके बावजूद क्यों पेंशन नहीं दिया जा रहा है? तो मुनज़्ज़ा यही तो सवाल जो है गैस मुतासरीन बेवा ख़वातीन का है कि जो और 3 दिसंबर की दरमियानी रात को भोपाल में जो गैस निकली थी उसमें हज़ारों लोगों की मौत हुई थी। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट को बात करें तो उस रात को जो है 15,273 लोगों की मौत हुई थी और 5,73,000 लोग उससे इंजर्ड हुए थे, जो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट है। और उसको लेकर जो है सियासत भी बहुत उसमें हो रही। 3 दिसंबर 2020 की सुबह जब गैस थाने की बरसी पर वज़ीर आला शिवराज सिंह आए थे, उन्होंने मुलाकात करने के बाद कहा था कि ताहयात पेंशन जारी की जाएगी, और उस वादे को हुकूमत खुद भूल गई थी। और 1 जुलाई जब न्यूज़ 18 उर्दू ने खबर दिखाई
तो इस मामले को हुकूमत ने संजीदगी से लेते हुए 13 जुलाई को जो है काबीना की मीटिंग में इसको तजवीज़ को मंजूरी दी और फिर जो है कैबिनेट में मंजूरी के बाद असेंबली में इसका बजट भी पास हुआ। लेकिन असेंबली में बजट पास होने के बावजूद भी आज तक जो बेवा खवातीन गैस मुतासरा हैं उनके अकाउंट में पैसे नहीं पहुंचे। तो उन्होंने अपने को जो है जिंदालाश साबित करते हुए जो है घरों के सामने कफन ओढ़ के एहतजाज किया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो कैबिनेट में जो मंजूरी हुई है, जो असेंबली में जो बजट मंजूर किया गया, उसको जल्द से जल्द जारी किया जाए। क्योंकि आज कोविड की अगर हम बात करते हैं मुनज़्ज़ा, तो गुज़िश्ता साल से कोविड जारी है और अब तक जो है 21 महीने से बेवा खवातीन को पेंशन जारी नहीं की गई है जी। और इस मामले में जब न्यूज़ 18 ने जो है मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग से बात की तो उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने वादे पे जो है अपने अहद पर अमल कर रही है, बजट पास हो गया है और जल्द ही उनके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। मुनज़्ज़ा मेहताब, लेकिन ये जल्दी कब जल्दी होगी? क्योंकि 21 माह से इंतजार कर रही हैं ये खवातीन और कई सारी ज़रूरतें भी है जिस वजह से वो मजबूर होकर इस तरह से एहतजाज कर रही हैं। ये यकीनन जो है उनका जो दर्द है वो जो है नाकाबिले बयान है, क्योंकि इस तरह का जो है कोविड का मामला और 1000 रुपये पेंशन वो भी 21 महीने से नहीं मिली है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों एक दूसरे पर सियासत कर रही हैं। लेकिन लाल फीताशाही जो कही जाती है ये उसी का शाखसाना है कि अब तक उनको पेंशन जारी नहीं हुई है और उम्मीद की जा रही, जैसा कि मैंने आज उनसे बात की जो है मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन, तो उनका कहना है कि जल्द ही इसी महीने में उनके अकाउंट में पैसा पहुँच जाएगा। मेहताब आलम, जो पैसा पहुंचेगा क्या वो 21 माह का जोड़कर उनको पैसा दिया जाएगा या उसमें भी जो है रुक रुक कर उनको पैसे जो है कुछ माह के हिसाब से दिया जाएगा? ये देखिए आपने बड़ा अहम सवाल किया है कि हुकूमत जो है जो पिछले साल के जो अमाउंट है उसको देने की बात नहीं कर रही है, बल्कि इस साल जो है 2021 की अगर बात करें तो 2021 में जो है वो मई से इनके पैसे देगी। तो गैर मुतासर जो बेवा खवातीन है उनका कहना है कि जो 21 महीने के जो ड्यू है उसको भी दिया जाए, बल्कि एरियर के साथ दिया जाए, क्योंकि हुकूमत वज़ीर आला शिवराज सिंह ने खुद ऐलान किया था। हम उस ऐलान की बात कर रहे हैं जिसको वज़ीर आला ने खुद कहा था। अगर वज़ीर आला के ऐलान पर जो है और कैबिनेट के फैसले पर जो हुकूमत अमल नहीं कर रही है तो फिर किसके फैसले पर अमल करेगी? 21 महीने का जो पैसा बाकी है उसको हुकूमत नहीं दे रही है, बल्कि इसे यह कहा जाए कि नया जो माली साल है 2021 का 21-22 का, तो अप्रैल से जो है हुकूमत देने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।